फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीरा कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, महिला कॉलेज चाईबासा एंड कुल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं UGC M5 के बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पेपर का नाम है DSE1। DSE1 का ग्रुप ए बताऊँगी, जिसका नाम है बेसिक डिजाइन अप्लायंस। बेसिक डिजाइन अप्लायंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है डिज़ाइन फंडामेंटल्स। डिज़ाइन फंडामेंटल्स लाइटिंग का फोर्थ पार्ट है। ये चौथा पार्ट मैं आप लोग के सामने बताने जा रही हूँ चैप्टर का। लाइटिंग हम लोगों ने इससे पहले बैठक, रूम, भोजन सबके बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोग लास्ट में टॉपिक पर में चर्चा करके अधूरा रह गया था, वो है शयन कक्ष। शयन कक्ष बेडरूम, जहाँ हम लोग सोते हैं। रूम, बेडरूम एक ऐसा चीज़ होता है जब हम लोग दिन भर थके हारे आ करके अपने घर में आराम भोजन करके, परिवारों के साथ भोजन करके, बातचीत करके अपने जीवन के कुछ घंटे वहाँ पे व्यतीत करने जाते हैं। शयन कक्ष में लाइटिंग का लगाने से पहले हमें ये ध्यान देखना है कि कुछ लोगों का शयन कक्ष में पढ़ने की व्यवस्थाएं होती है। कुछ लोग ऐसे पेशे से जुड़े होते हैं जो सोने से पहले कुछ घंटा पढ़ना उनके लिए उचित होता है, या शौकीन भी आम जो जिसका पेशा से न जुड़े होने, कुछ लोग शौकीन होते हैं पढ़ने। ऐसे जगह पे एक पढ़ाई स्टडी के लिए एक टेबल होना चाहिए और साथ में वहाँ पे एक लैंप होना चाहिए। लैंप ऐसा होना चाहिए जिस पर कॉपी किताब पे ही पढ़े, आम जगह पे रोशनी नहीं जाए। इससे दूसरे आदमी को सोने में अव्यवस्थित फील नहीं होता है और दूसरे व्यक्ति भी उस रूम में अपना सोएंगे और जिसको पढ़ना वो पढ़े। कुछ लोग स्त्रियां जो होती है अपने शयन कक्ष में सोने से पहले कुछ सिलाई बुनाई कढ़ाई करके फिर रख के सोती है। मैं बताई कि पलंग के दोनों साइड एक दीवार लैंप होना चाहिए, यानी दीवार लाइट होना चाहिए, या दोनों साइड लैंप होना चाहिए जिससे कि स्विच आसपास हो। तो सामान्य व्यवस्था के तुलना में शयन कक्ष के भी प्रकाश की व्यवस्था अति उत्तम है। शयन कक्ष में अध्ययन हेतु पलंग के साइड में टेबल की भी व्यवस्था रहती है, जिसमें लैंप लगा करके हम लोग पढ़ने वाला कार्य कर सकते हैं। दीवार प्रकाश भी लगाया जा सकता है, परंतु इसका व्यवस्था करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रोशनी की, प्रकाश की जो रोशनी है, जो रे है, वो डायरेक्ट हमारे आँखों तक न पहुँचे। यदि अध्ययन कक्ष की व्यवस्था भी शयन कक्ष में किया गया हो, पढ़ाई लिखाई के यानी किया गया हो, तो टेबल पे लैंप, एक स्टडी टेबल होना चाहिए, पढ़ाई के लिए एक टेबल होना चाहिए और उस पर लैंप की व्यवस्था होना चाहिए, जिसका प्रकाश बाईं ओर से किताब कॉपी पर पड़े, सामने ओर से प्रकाश नहीं आना चाहिए। इससे आँखों पे बुरा प्रभाव पड़ता है। श्रृंगार मेज, शयन कक्ष में एक श्रृंगार मेज होता है, उसके ऊपर में, आईने के ऊपर में लाइट होना चाहिए जो चेहरे पर पड़े, जिससे चेहरे के अच्छी से देख करके श्रृंगार या मेकअप किया जा सके और तैयार हुआ जा सके। शयन कक्ष में रात्रि के समय आवागमन के लिए एक अलग तरह के धीमी बॉल का ही व्यवस्था करना चाहिए। इसके लिए ज़मीन से 6 इंच की ऊपर माने दीवार पर लाइट का व्यवस्था, जिसे फुट लाइट भी कहा जाता है, लगाना चाहिए। दीवार की इससे क्या होता है कि हमारे सोने पर जब ये चेहरे पे और नहीं पड़ता है, वो पलंग से उतरने के बाद नीचे ही दिखता है। लाइट की नीचे रोशनी होती है फर्श पे, जो कि चलने उठ करके बाथरूम जाने में होना चाहिए। इसकी बॉल की जो वाट है वो 0 वाट की रहना चाहिए। रसोई घर हम लोग ए में पढ़े हैं, रसोई घर से हमारा जीवन प्रभावित है। रसोई वैसा से क्या हम लोग कॉस्टली भोज्य पदार्थ खा कर के हेल्दी स्वस्थ रह सकते हैं? नहीं। उस स्वस्थ खाना खाने के लिए स्वस्थ रसोई का होना अति आवश्यक है। तो स्वस्थ रसोई में बहुत तरह से कार्य होते हैं। उसको साफ़ सफाई, खाना बनाना,
खाना बनाने के साथ साथ वहाँ का इस बात का ध्यान रखना कि बर्तन साफ़ धुल रहा है कि नहीं, बर्तन धोना, सारे सामानों के पहचानना। तो लाइट की व्यवस्था भी वहाँ पर उत्तम होना चाहिए। खाना जहाँ पर बनता, जहाँ पे रसोई चूल्हा होता है वहाँ ऊपर से लाइट आना चाहिए, जो कि कढ़ाई में या डेगची में, बर्तन में जो भी आपको खाना बना रही हो, कुकिंग कर रही हो, वो अच्छी तरह से प्रतीक हो। बर्तन धोते समय भी अच्छी वहाँ पे प्रकाश आना चाहिए ताकि आप बर्तन से अच्छी से देख करके साफ़ किया जा सके। तो बहुत ही उत्तम कार्य जो होता है हमारा स्वास्थ्य रिलेटेड काम होता है रसोई घर में। पूरे परिवार का स्वास्थ्य रसोई घर के क्रियाकलाप पर टिका रहता है। तो उस जगह भी बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें रोशनी की व्यवस्था करना चाहिए। रोशनी का कार्य सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए एक सामान्य प्रकाश की व्यवस्था होना चाहिए। तैयारी करने से पूर्व सीख के पास माने जहाँ बर्तन धोते स्थापित प्रकाश की व्यवस्था होना चाहिए ताकि चूने बर्तन गंदे चूने हुए बर्तन इत्यादि को अच्छा से समलो सफाई किया जा सके। तो छत का प्रकाश की व्यवस्था अति उत्तम होता है। कार्यरत की छाया माने ऊपर का लाइट, छत का लाइट सबसे अच्छे काउंट वाली दीवार पर अथवा दीवार पर लाइट आना चाहिए, शेडो आना चाहिए, कार्यरत की छाया पड़ना चाहिए। साथ में संपूर्ण रसोई घर में पर्याप्त रोशनी आना चाहिए। जहाँ बर्तन धो रहे हैं वहाँ आना चाहिए। तो लाइट की व्यवस्था करते समय अच्छा रहता है कि छत पे व्यवस्था किया जाए जाकि संपूर्ण रसोई घर में प्रकाश आ सके। भोजन पकाने के क्षेत्र में ऊपर की ओर से प्रकाश आना चाहिए। मैं बताई जहाँ हम लोग भोजन पका रहे हैं वहाँ पे ऊपर के तरफ से आना चाहिए। बच्चों के कमरे में खेल खिलौने से लेके पढ़ाई लिखाई और सोने हर चीज़ के सामान की व्यवस्था रहता है। तो बच्चों को कोई भी कार्य करने में असुविधा प्रतीत न हो, इस बात का ख्याल रख के हमें ये करना चाहिए। बच्चों के कमरे में स्टडी रूम, सोने के लिए पलंग, इस दो चीज़ का फर्नीचर की अति आवश्यक व्यवस्था होती है। बच्चों को पढ़ने के ललटेन की व्यवस्था लैम्प की व्यवस्था करना चाहिए। छोटे बच्चे जो नाबूझ है, ना समझते हैं, घर में हर बच्चे रहते हैं, तो बच्चों को स्विच जो है इस हाइट पे होना चाहिए जिससे बच्चों को हाथ न जा सके उस पर। कुछ बच्चे उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो बच्चों की व्यवस्था का रूम का व्यवस्था करते समय उनसे स्विच बोर्ड को दूरी बनाए रखना चाहिए। बच्चों का पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था रहती है तो लाइट उसी हिसाब से होना चाहिए। रात में सोने के लिए उन्हें 0 पावर की बॉल की व्यवस्था होना चाहिए। अधिक ऊंचा होना चाहिए लेकिन बच्चों की पहुंच से दूर होना चाहिए। स्नान घर में रात्रि के संबंधित आवागमन के लिए बच्चों को एक बल्ब की व्यवस्था बच्चों के रूप में बहुत ही आवश्यक होती है। तो एक 0 पावर की बॉल की व्यवस्था करने, बच्चे को सोने के बाद 0 पावर की बॉल को जला देना चाहिए ताकि उन्हें रात में उठने से कोई भी असुविधा महसूस नहीं है। ज़्यादा पावर के नहीं जलाना चाहिए, इससे कि बच्चों को अनईजी फील होगा। उठने के बाद उन्हें आँखों पे, रोशनी पे भी बुरी असर पड़ेगी। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे वो है स्नान घर में ऐसे शौचालय में 60 वाट का बॉल अच्छा रहता है ताकि रोशनी बहुत ज़्यादा भी न चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए। स्नान घर शौचालय समुचित प्रकाश की व्यवस्था अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसे छत या दीवार पर होना चाहिए। यदि स्नान गृह में वॉश बेसिन की व्यवस्था हो तो बेसिन के पास एक आईना रहना चाहिए और आईने के ऊपर में एक लाइट होना चाहिए जिससे वो अपना ब्रश और शेविंग, पुरुषों जो करते हैं शेविंग करना उचित से किया जा सके। साथ भी स्नान घर में प्रवेश होने से पहले एक बात का ध्यान है, स्नान घर में प्रवेश होने से पहले स्विच होना चाहिए, यानी स्विच जला करके और स्नान घर में कुछ इस तरह से लाइट की व्यवस्था हो जाना चाहिए। अंदर में यदि स्विच है तो वो पानी से दूर होना चाहिए क्योंकि बिजली और पानी एक जगह नहीं रह सकता। तो दोनों को देख करके कि पानी भी उसे किसी तरह से पानी की व्यवस्था न हो। बच्चे नहाते समय पानी जोर से फेंकते हैं तो वहाँ की जो स्विच का और व्यवस्था हो लाइट को काफ़ी ऊपर हो जिससे बच्चों के हाथ ना पहुँच सके।
क्योंकि बाथरूम में बच्चे भीगे हो रहते हैं, बाथरूम भीगे रहते हैं, हादसा होने की संभावनाएं रहती हैं। बहुत जगह बाथरूम में गीजर की व्यवस्था होती है, वॉशिंग मशीन की व्यवस्था होती है। यदि ऐसी व्यवस्था बाथरूम में किया गया हो तो उसका बोर्ड सबसे ऊपर होना, जो बच्चे से ना पहुँचे और वहाँ पर पानी का छींटा भी न जाए, इस तरह देख करके, नहीं तो दुर्घटना होने की चांस बन जाती है, दुर्घटना हो सकती है। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरा है बरामदा यानी ट्यूबलाइट लगा देना चाहिए, जिससे सब तरह से एक बराबर की बरामदा में चारों तरफ से एक बराबर की प्रकाश आए। सीढ़ी में एक ऐसी लाइट होना चाहिए जहां पूरे आते और जाते समय समान रोशनी की व्यवस्था होना चाहिए, समान दिखे। साथ में इसमें 2 तरह ऐसे स्विच होना चाहिए जो ऊपर से जले और बंद हो जाए, ना साथ में नीचे से भी जले और बंद हो जाए। कभी ऊपर जा कर के लाइट बंद करने की ज़रूरत पड़ती है, ना कि नीचे आके लाइट बंद करके फिर ऊपर जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए। तो यदि हमने नीचे जला करके ऊपर गए हैं सीढ़ी पे, तो वहीं बंद करने की सुविधा होती है और वहीं रहने की। तो वहाँ पे स्विच होना चाहिए। क्या होना चाहिए याद रखिएगा, सीढ़ी में 2 स्विच होना चाहिए। आंगन एक रोशनी की सुरक्षा दृष्टि से एक बल्ब होना चाहिए जिसका स्विच अंदर में होना चाहिए, क्योंकि आंगन में पानी बरसात सब कुछ रहता है, तो उसका जो स्विच है अंदर में होना चाहिए। प्रवेश स्थान जैसा एंट्री पॉइंट, जो प्लेस जो बोलते हैं, घर, मेन दरवाज़ा, मेन जगह, वहाँ का जो व्यवस्था है वो घर के मुख्य दरवाजे की अप्रत्यक्ष प्रकाश की व्यवस्था होना चाहिए। इसका दूधिया शेडो रात्रि का उज्जवल प्रकाश फैलाता है तथा देखने में भी सुंदर, आकर्षित, प्रतीत, मोहक होता है। ऐसा लाइट लगाना चाहिए जिससे मोहक और दूधिया प्रकाश प्रतीत हो और मोहक हो। इस प्रकाश की रात्रि के समय आने वाले व्यक्तियों को असुविधा न हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। बाहर का प्रकाश लगाने के पीछे एक भाग का और ध्यान रखना चाहिए कि बाहरी प्रकाश व्यवस्था में पीले रंग का होना चाहिए, क्योंकि पीले रंग का प्रकाश में कीड़े मकोड़े का नियंत्रण रहता है। कीड़े मकोड़े जो होते हैं, पतंगी जो होते हैं, पतंग जो आते हैं, रात्रि के समय पीले प्रकाश में ठीक तरह से वो देख नहीं पाते, जिस तरह से कीड़े मकोड़े आने के चांस बहुत ही कम रहते। आदर्श प्रकाश की व्यवस्था यहाँ पर एक दिखा दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे आप लोग क्या क्या रहना चाहिए। लगभग इतना तरह का पावर होना चाहिए। मैं फिर भी एक बार बता दे रही हूँ। बैठक रूम में बल्ब का वोल्ट लगभग 120 से लेकर 80 होना, ट्यूबलाइट का 80 होना चाहिए, बल्ब का 120 होना चाहिए। भोजन रूम में 100 होना चाहिए और भोजन रूम में बल्ब को वाट है वो 100 होना चाहिए। वहीं ट्यूबलाइट में 40 होना चाहिए। शयन कक्ष में बल्ब का 100 होना चाहिए, इसमें 40 होना चाहिए, ट्यूबलाइट में 40 होना चाहिए। पहले मैं बल्ब का बता रही, फिर ट्यूबलाइट का बता रही, ठीक है। बच्चों के कमरे में 150 वाट का होना चाहिए, वहीं ट्यूबलाइट 80 का होना चाहिए। रसोई घर में 200 का होना चाहिए, वही ट्यूबलाइट का 80 होना चाहिए। स्नान घर में 6 होना चाहिए, वहीं यहाँ पर 40 होना चाहिए। शौचालय में 60 होना चाहिए, वहीं यहाँ 20 होना चाहिए। सीढ़ी घर में 60 होना चाहिए, ट्यूबलाइट में 20 होना चाहिए। प्रवेश में 100 होना चाहिए, यहाँ पे 40 होना चाहिए। तो ट्यूबलाइट इससे तुलना में काफ़ी कम है ट्यूबलाइट की वाट, तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। मैं सबको विस्तार से बता दी हूँ। आप लोग को विभिन्न कमरों की प्रकाश की व्यवस्था भिन्न भिन्न होने के साथ साथ कमरे में बल्ब और ट्यूबलाइट की भी व्यवस्था अलग अलग से होती है। जहाँ 100 जलता है वहीं ट्यूबलाइट प्रकाश, वहीं बल्ब, वहीं 40 जलता है ट्यूबलाइट। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मैं सबका अलग अलग रूम के बारे में भी बता दी हूँ, ठीक है। अब है लैंप के सेट के लिए विभिन्न प्रकार। लैंप एक जितने खूबसूरत और जितने अच्छे हम लोग घर रखते हैं, जितने घर बनाते हैं, उतना ही ज़्यादा प्रकाश की व्यवस्था रहती है, प्रकाश की खूबसूरती रहती है। तो प्रकाश की व्यवस्था के लिए अति उत्तम है लैंप की व्यवस्था। आज बाज़ार में हज़ारों तरह के लैंप उपस्थित है,
तुलना और समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। विभिन्न प्रकार के लैंप और शैडो खरीदने के लिए विभिन्न प्रकार को कमरों की व्यवस्था होना चाहिए। हर कमरों में एक जैसा एक व्यवस्था नहीं होना चाहिए। सारे कमरे की लैंप जो होता है अलग अलग तरह। देखिए, विभिन्न प्रकार के टेबल लैंप का शैडो, एक टेबल लैंप है बच्चों, देखो ये टेबल लैंप है। ये देखो विभिन्न प्रकार के फर्श के लिए लैंप है। ये देखो विभिन्न प्रकार का ऊपर दीवार का छत वाला लैंप है, ये छत का है। इस तरह से लैंप है सब, अनेक प्रकार के सब लैंप है। तो बाज़ार में इससे भी ज़्यादा तरह का लैंप उपस्थित है ना। तो लैंप हम लोग जितना अच्छा पैसा दिया जाता है, जैसा दिया जाता है उस तरह से लैंप मिलता है। शेड आजकल विभिन्न प्रकार के बाज़ारों में मिलती है, पर हमें किस प्रकार का लैंप चाहिए ये हमारा घर का फर्नीचर्स और घर का डिज़ाइन पर निर्भर करता है। साथ में हमारे घर में प्रकाश की व्यवस्था पर तभी जाके प्रकाश की व्यवस्था की जा सकती है। हर तरह के प्लास्टिक, कांच के, शीशे के, मिट्टी के तरह के लैंप एक से एक उपस्थित है मार्केट में। अब हम लैंप के शैडो खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें। लैंप खरीदते समय खूबसूरती को ध्यान देते साथ साथ उसकी साफ़ सफाई का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। सामान्य प्रकाश के लिए विशेष प्रकार की स्थान की व्यवस्था होना चाहिए। कमरे में फर्नीचर किस प्रकार का उस हिसाब से ही लैंप लेना चाहिए। लैंप के शैडो का इकाई हमें रंगों का घर के रंग पर भी प्रभाव पड़ता है। कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्थित करके ध्यान देने, कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्थित करना बहुत ही व्यापक कार्य है और इसको करते समय कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था रुचि को पसंद के अनुसार करना चाहिए। कमरे में प्रकाश की तीव्रता इतनी होती है कि व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करती है। सभी को कमरे की प्रकाश एक जैसी नहीं चाहिए, तो उस पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करते समय उपयोगी के साथ साथ सुंदरता का भी खूबसूरती के साथ ध्यान रखने, साथ में हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण स्थान के साथ साथ अपनी आँखों का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रकाश का वितरण कक्ष के समान से होना चाहिए। बल्ब पर शैडो होना चाहिए। फर्श के शैडो के नीचे किराना लगभग 1 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। कमरे की व्यवस्था फर्नीचर्स के हिसाब से होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे स्विच बोर्ड का ख्याल रखना चाहिए। कमरे की अधिकता का, कमरे का रंग का ध्यान रखना चाहिए। कमरे में प्राकृतिक रोशनी का ख्याल रखना चाहिए। बॉल लैंप सभी जगह, किसी जगह ट्यूबलाइट अच्छे रहते हैं, किसी जगह लैंप अच्छे रहते हैं, किसी जगह बल्ब अच्छे रहते हैं। तो इन सबों का ध्यान रख करके ही हमें कार्य करना चाहिए। तो बच्चों ये रहा हमारा शैडो। अब मैं बता रही हूँ कि विभिन्न प्रकार घर में कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए उचित प्रकार से विभिन्न प्रकार की प्रकाशों की जरूरत पड़ती है। डायरेक्ट लाइटिंग, जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश सीधे ही धरातल पर या वस्तु पर पड़ता है तो यह प्रत्यक्ष प्रकाश कहलाता है। इससे कमरे में कोने कोने में बराबर मात्रा में समान प्रकाश फैलता है। प्रकाश का स्रोत बल्ब, ट्यूब और ट्यूबलाइट के छत, दीवार इत्यादि व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्यक्ष प्रकाश के विभिन्न प्रकार से व्यवस्था किया जा सकता है। यह निम्न तरीका है। डाउनलाइट इस प्रकार की प्रकाश की व्यवस्था है जिसे प्रकाश के स्रोत के छत के नीचे दिया जाता है। स्रोत दिखाई नहीं पड़ता है परंतु धरातल पर खूब प्रकाश निकलता है। माने वो लाइट तो दिखाई नहीं पड़ता है पर उसका पड़ता है। पढ़ने, लिखने, बुनने और खाना पकाने के लिए डाउन लाइट बहुत ही उपयोगी है। डायरेक्ट लाइट के लिए डायरेक्ट डिजाइन भी इसको बोलते हैं लाइटिंग का। आँखों के बराबर दूरी पर प्रकाश की व्यवस्था, यह प्रकाश व्यवस्था भी डाउन लाइट की तरह होती है परंतु इसमें
प्रकाश की किसी भी दिशा में मोड़ घुमाव जा सकता है। कमरे में अंधेरे भाग में रोशनी प्राप्त करने के लिए प्रकाश की व्यवस्था सबसे बढ़िया साधन है। माने इस प्रकाश को हम लोग मोड़ घुमा सकते हैं। विशिष्ट केंद्रित प्रकाश, जब किसी विशेष स्थान को प्रकाशित करना हो तो खास वस्तु को प्रभावित देते हैं तो विशिष्ट केंद्रीय प्रकाश व्यवस्था की जाती है। जैसे किसी चित्र को कलात्मक करने के लिए ये चित्र का कल्पना, पेंटिंग, फूलदानी के लिए यह विशेष प्रकाश होता है। शेडो लाइट, घर माने शेडो लाइट पे इसी प्रकार का प्रकाश व्यवस्था की जाती है। यह अत्यंत ही साधारण और सामान्य प्रकाश की व्यवस्था है। बल्ब को दीवार, छत या ट्यूब पर लटकाया जाता है। प्रकाश स्रोत से ढका जाता है। इससे रोशन धरातल पर अधिक फैलता है, परंतु यह प्रकाश व्यवस्था एक ही स्थान पर फिक्स होता है। इसीलिए अस्थायी या सामान्य प्रकाश की व्यवस्था की संज्ञा की गई है। एंगुलस फिटिंग्स, इस प्रकार की प्रकाश की व्यवस्था में प्रकाश स्रोत को किसी भी कोने में लगाया जा सकता है तथा इच्छुक आदमी इसको मोड़ के घुमा कर रोशनी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो बॉल का डिजाइन है वो कई तरह से घुमा करके अपने आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। ट्रैक लाइटिंग, वर्तमान समय प्रत्यक्ष लोकप्रिय प्रकाश है। आजकल इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि इसका प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए तो यह काफ़ी रोचक और आनंददायी प्रकाश की व्यवस्था है। इसके समान ट्रैक के छत का दीवार पे फिट कर दिया जाता है, जिसे 4 फीट लंबा होता है। इस ट्रैक में 4 प्रकार के बल्ब को जोड़ करके नमूने रोशनी बनाया जाता है। अप्रत्यक्ष लाइट, इस प्रकार के प्रकाश व्यवस्था में प्रकाश का अधिक भाग छत की ओर जाकर नीचे की ओर परिवर्तित होता है। यानी जो लाइट डायरेक्ट लाइट था, जो किसी भी सामान में डायरेक्ट आकर के प्रत्यक्ष पड़ता है किसी सामान पर, ये अप्रत्यक्ष पड़ता है। ये डायरेक्ट कोई भी सामान पे नहीं पड़ता है। इस कम रोशनी निकलती है, अतः घरेलू कार्य संपन्न करने के लिए यह रोशनी अति ही उत्तम है। इसीलिए के अतिरिक्त रोशनी की व्यवस्था करनी पड़ती है। शयन कक्ष में इस प्रकार का प्रकाश की व्यवस्था किया जाता है और व्यवस्था अच्छा रहता है। प्रकाश जिस वस्तु में प्रतीत होता है उसे को अनुसार चमक होती है। अप्रत्यक्ष प्रकाश से लाभ, इससे खुलेपन, अधिक स्थान होने की आभास होता है। छत के अंधकार को मिटाता है, अतः छत का प्रकाशमय करता है। सृज अत्यंत रोचक, मोहक एवं आकर्षक दिखता है। प्रकाश का छत का रंग परिवर्तन एवं विशिष्ट अवसरों पर आकर्षक प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। अदृश्य प्रकाश, इस तरह से प्रकाश की व्यवस्था बहुत तरह से किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रकाश की व्यवस्था विभिन्न कणों से, विभिन्न जैसे शीशे से, प्लास्टिक से, कपड़े से होकर से निकलता है तथा शीशा प्लास्टिक के कपड़ों के फैलाते हुए घर की में रोशनी प्रतीक देता है। इस प्रकार के प्रकाश कमरे कई प्रकाश से प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे प्रकाश की व्यवस्था पृथक किया जाता है। शयन कक्ष में आराम करने की दृष्टि से अप्रत्यक्ष प्रकाश उपयोगी होता है। श्रृंगार मेज के लिए अस्थायी प्रकाश की जरूरत पड़ती है। पढ़ने लिखने के लिए भी जहाँ पढ़ने लिखने के लिए प्रत्यक्ष प्रकाश की जरूरत पड़ती है, श्रृंगार के लिए प्रत्यक्ष प्रकाश की जरूरत पड़ती है, वहीं शयन कक्ष के लिए अप्रत्यक्ष प्रकाश उपयोगी होता है। अदृश्य प्रकाश, इस प्रकार का प्रकाश की व्यवस्था प्रकाश स्रोत छिपा हुआ रहता है तथा केवल प्रकाश ही दिखाई देता है। ट्यूबलाइट को पेलमेंट पर्दे पर पुस्तकों अलमारी के पीछे छिपा देते हैं।
प्रकाश इससे होकर के फैलता है और छत से भी क्षेत्रों में चारों तरफ से प्रकाशित होता है। अलमारी के पीछे, पर्दे के पीछे इसको लगाया जाता है और उससे होकर के अप्रत्यक्ष लाइट है, इसीलिए इसका नाम भी है अदृश्य लाइट। तो चारों तरफ छत से होकर के चारों तरफ कमरों में फैलता है, जो काफ़ी खूबसूरत प्रतीत होती है। तो बच्चों, आज रहा ये चौथा पार्ट था तुम लोगों का लाइटिंग का, ख़त्म हुआ लाइटिंग। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप लोग को बहुत तरह से प्रॉब्लम होगी। कृत्रिम लाइट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको दूर करने के लिए आप हम लोग से क्वेश्चन कर सकती। फिर भी मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस भी इसमें बोल दे रही हूँ। इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाइट में अंतर बताने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाइट में अंतर बताइए, या प्रत्यक्ष लाइट क्या है या अप्रत्यक्ष लाइट क्या, अलग अलग भी हो सकता है। दूसरी घर में शयन कक्ष और बैठक रूम में किस तरह से लाइट की व्यवस्था होना चाहिए। एक और तरह से आ सकता है, बल्ब में और ट्यूबलाइट में वाट में फ़र्क क्या है, आया अंतर क्या है, उसे अच्छे से आप सज्जित कीजिए। प्रकाश कितने प्रकार का होता है, तो प्रकाश 2 प्रकार का होता है। दूसरा क्वेश्चन कि प्राकृतिक प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। आप कृत्रिम प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। या ऐसे भी आ जा सकता है कि प्राकृतिक प्रकाश और कृत्रिम प्रकाश में अंतर बताइए। कृत्रिम प्रकाश कितने प्रकार का होता है, ये भी आ सकता है डायरेक्ट। और दूसरा आ सकता है प्राकृतिक प्रकाश कितने प्रकार का होता है। दूसरी आ सकता है कि लाइट की व्यवस्था, गृह सज्जा में लाइट की क्या महत्वपूर्ण स्थान है। या ये भी आ सकता है, क्या हमारे जीवन के लिए प्रकाश उपयोगी है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि गृह व्यवस्था में लाइट की कितनी महत्वपूर्ण रहता है, माने गृह व्यवस्था में प्रकाश की कितनी महत्वपूर्ण रहता है, गृह व्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण रहता है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, क्या गृह व्यवस्था करते समय हम लोग लाइट की व्यवस्था करते समय क्या हम लोग फर्नीचर का भी ध्यान रखेंगे। और ये भी आ सकता है कि रंग, क्या हमारे घरों में लाइट पे रंगों की प्रभाव पड़ता है, यानी कलर का, रूम का जो कलर है, छत का जो कलर है, उसका प्रभाव हमारे लाइट व्यवस्था पर रहता है। या ये भी हो सकता है कि उसका ध्यान रख के लाइट व्यवस्था करना चाहिए। क्या हमें रूमों का रंगों का ध्यान रख कर के ही लाइट की व्यवस्था करना चाहिए। इस तरह से आ सकता है। रोशनी को, प्रकाश को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है। तो प्राकृतिक प्रकाश है, उसको कम करने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। प्राकृतिक प्रकाश को कम करने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं, या तो प्रकाश को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो हम लोग प्राकृतिक प्रकाश को कम करने के लिए उपाय कर सकते हैं। कम मोटा पर्दा लगाना, मोटे कमरे की व्यवस्था करना, इस तरह से व्यवस्था करना हम लोग कर सकते हैं। हमारे जीवन में लाइट का महत्वपूर्ण स्थान है, ये हम लोग पहला नंबर तुम लोग लिखना है इंट्रोडक्शन में। कृत्रिम लाइट और प्राकृतिक लाइट दोनों ही ज़रूरी है हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। कृत्रिम लाइट और प्राकृतिक लाइट, इससे इतना ही बच्चों। अब आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप हमसे पूछ सकती हैं। इतना क्वेश्चन मैं बता दी हूँ, तुम लोग सारा क्वेश्चन को लिख लेना। और इसके बावजूद भी यदि इस क्वेश्चंस में कुछ ऐसा लगता है जो तुम लोग नहीं लिख पाओगी, नहीं समझ पा रही हो, तो तुम लोग
क्वेश्चन करना, क्योंकि लाइटिंग का ये आज लास्ट लेक्चर था मेरा। लाइटिंग कंप्लीट हुआ बच्चों। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मेरा लेक्चर सुनने के लिए एंड थैंक यू और जय हिंद।